नमस्कार साथियों, देखिए आज हमारी ये जो है फर्स्ट क्लास है। हमने जो फर्स्ट जो एक बार सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन दिया था उस क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, हम यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। और वो नोट्स लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ये लिंगुआ फ्रैंका ऐप है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप पर आपको रीड का फोल्डर मिलेगा। उस रीड के फोल्डर में आपको आपके टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उससे पहले उसके नोट्स जो है उस पर अपलोड हो जाएंगे और वो नोट्स जो है डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और आराम से उनको पढ़ें। उसके बाद एक एक टॉपिक, जैसे हमने सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच वाला टॉपिक लेंगे। तो जैसे आपका जैसे जो भी टॉपिक होगा, जैसे मान लो आज हमने स्टार्ट किया कोई टॉपिक अलिट्रेशन, और उसके बाद हम अलिट्रेशन को पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम हमारे नोट्सों से पढ़ेंगे उनको और उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया। उसके बाद जब आपका एक फिगर ऑफ स्पीच का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिगर ऑफ स्पीच का ही आपका एक टेस्ट होगा और टेस्ट जो है वो भी लिंगुआ फ्रैंका ऐप पर होगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी भी कुछ सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क हैं। फाइन, तो देखिए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक है आपका अलिट्रेशन। देखिए, जब मैंने आपको फर्स्ट डे जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो दो तरीके की है, ठीक है ना। कुछ तो कंपैरिजन बेस्ड हैं और कुछ रेपिटेशन बेस्ड हैं, ठीक है। और रेपिटेशन पर बेस्ड जो होती है उनको स्कीम बोलते हैं। तो रेपिटेशन जो है उस पर बेस्ड जो है आपकी अलिट्रेशन, एसोनेंस है और राइम है। फाइन, तो सबसे पहली बात अलिट्रेशन के बारे में कहें तो अलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड, रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अलिट्रेशन में क्या होता है, किसी साउंड का रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड का रेपिटेशन होता है, ठीक है। और ये जो रेपिटेशन जो होता है आपका, ये यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड्स का होता है। देखो, पहली बात रेपिटेशन किसका? कॉन्सोनेंट साउंड्स का, ठीक है। थर्ड जो हमें बात ध्यान रखनी है कि ये रेपिटेशन होता कहां है, ठीक है ना। तो तीसरी बात ध्यान रखनी है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और a stressed syllable और a stressed syllable। हमें अलिट्रेशन के बारे में ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। नंबर वन, रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड, किसी भी साउंड का रेपिटेशन होता है। अब वो साउंड कौन सी होती है? वो होती है कॉन्सोनेंट साउंड। थर्ड थिंग है, रेपिटेशन का होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और ए स्ट्रेस लेवल, किसी शब्द के शुरुआत में या स्ट्रेस लेवल के ऊपर। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे, इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा कि स्पीच साउंड का रेपिटेशन होता है और रेपिटेशन जो है वो किसका होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का। पहली बात तो साउंड का रेपिटेशन होता है और वो साउंड जो है यूजुअली क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड होती है, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं हेल एंड हार्टी, मैं आपसे कहूं सेफ एंड साउंड, मैं आपसे कहूं लैंडस्केप लवर, मैं आपसे कहूं लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, मैं आपसे कहूं मैरी मंथ ऑफ मे। अब ये देखो कुछ फ्रेजेस हैं, अभी तो मैं फ्रेजेस के जरिए आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब क्या हो गया कि हेल्थी एंड स्ट्रांग, कोई आदमी हेल्थी है और स्ट्रांग है, तो फ्रेज है। तो मैंने कहा देखो यहां पर हेल एंड हार्टी, तो हमने यहां पर क्या हुआ? है साउंड का रेपिटेशन किया है और है साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट है। फाइन। सेकंड मैंने कहा सेफ एंड साउंड, तो फिर मैंने क्या किया है? से साउंड का रेपिटेशन किया है। मैंने कहा लैंडस्केप लवर, एल साउंड का रेपिटेशन किया है। मैंने कहा लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, एल ले साउंड का रेपिटेशन किया है। मैंने कहा मैरी मंथ ऑफ मे, तो मैंने क्या किया है? यहां पर मैं साउंड का रेपिटेशन किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें रेपिटेशन करना है और रेपिटेशन कॉन्सोनेंट साउंड करना है, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने आपसे कहा काइट एंड केमिस्ट्री, ओके। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर क्या साउंड?
और यहां पर भी कै साउंड। अब कै साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, कै साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर क्या है, अलिट्रेशन है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अलिट्रेशन में हम साउंड्स का देखते हैं, लेटर्स नहीं देखते। यदि लेटर्स का देखें तो यहां पे लेटर के है और यहां सी है, ठीक है ना, तो लेटर के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, रेपिटेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका जो है अलिट्रेशन नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अलिट्रेशन में रेपिटेशन जो है साउंड्स का होता है, लेटर का नहीं होता। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कई स्टूडेंट इसी चीज को गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। तो हमें पहली बात हो गई कि स्पीच साउंड, तो हमें यहां साउंड लिखा है, लेटर नहीं लिखा है, एक तो ये ध्यान रखना। तो साउंड का रेपिटेशन होता है, ध्वनि का, ठीक है ना, किसी लेटर का नहीं। सेकंड बात हमने कहा कि भाई किसका रेपिटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है। किसका रेपिटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन। तीसरी बात हमने देखी कि वो जो रेपिटेशन है वो कहां पर होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको देखिए, समझिए। एक चीज देखिए, दो चीज होती है, एक होती है राइम और एक है अलिट्रेशन जैसे, ठीक है। तो देखो हमें एक चीज समझनी है कि अलिट्रेशन has to do with the first sound of the word, while rhyme has to do with the last sound of the word, last साउंड ऑफ द वर्ड। ये चीज देखिए, क्योंकि आपको राइम भी पढ़नी है और आपको अलिट्रेशन भी पढ़ना है। अलिट्रेशन का संबंध जो है वो किससे होता है, फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, फर्स्ट साउंड से। अलिट्रेशन का संबंध फर्स्ट साउंड से होता है। हमने देखा हेल एंड हार्टी, तो हमने फर्स्ट साउंड देखी। हमने कहा सेफ एंड साउंड, हमने फर्स्ट साउंड देखी। हमने कहा लैंग्वेज लवर, फर्स्ट साउंड देखी। हमने कहा लैंडस्केप लवर, हमने फर्स्ट साउंड देखी। हमने कहा लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट साउंड देखी। हमने कहा मैरी मंथ ऑफ मे, हमने फर्स्ट साउंड देखी। तो हमारा जो अलिट्रेशन है, अलिट्रेशन का संबंध फर्स्ट साउंड से होता है, जबकि राइम का संबंध वर्ड की लास्ट साउंड से होता है। जब राइम करते हैं, आपने राइम स्कीम पढ़ी, जब हम देखते हैं कि भाई इसमें राइम करें, तो राइम में हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द की लास्ट साउंड को देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा सड़क और दूसरी लाइन में मैंने कहा कड़क, जैसे मैंने ये कहा, तो यहां पर लास्ट साउंड क्या है, यहां पे लास्ट साउंड क्या है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों शब्द एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलिट्रेशन नहीं है, ठीक है ना। यदि मैं इसको ऐसे कह देता सन्नाटा और फिर मैं यहां पे कह देता सड़क, तो देखो यहां पे लास्ट साउंड जो है वो तो रिपीट हो नहीं रही, कहाँ हो रही है, हमारी फर्स्ट साउंड रिपीट हो रही है। मान लो पहले शब्द होता सड़क और फिर होता सन्नाटा, ऐसे होता था सड़क पर सन्नाटा, ऐसा कोई शब्द होता। यदि मैं कहता सड़क पर सन्नाटा, तो फर्स्ट साउंड जो है कॉन्सोनेंट है और रिपीट हो रही है। यदि फर्स्ट साउंड को देखते हैं तब हम क्या कहते हैं कि भाई अलिट्रेशन का यूज हो रहा है, और लास्ट साउंड जो हम देखते हैं किसी भी वर्ड की, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई राइम है। अब वो अलग अलग है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग है कि भाई मिडिल राइम होती है, ठीक है ना, वो एक अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो आप ये समझिए, अलिट्रेशन का संबंध फर्स्ट साउंड से होता है और राइम का संबंध जो है शब्द की लास्ट साउंड से होता है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि भाई अलिट्रेशन जो है वो या तो वर्ड की शुरुआत में हो, ठीक है। अभी देखिए पहली बात हमने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, या तो शब्द की शुरुआत में, फाइन, या फिर एक शब्द और होता है और आ स्ट्रेस्ड सिलेबल, या फिर स्ट्रेस लेवल पर। देखो स्ट्रेस लेवल से मतलब क्या है, आप एक चीज समझिए, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश का सिस्टम है कि किसी भी एक शब्द जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा वावल साउंड हो, देखो सिलेबल होता है, उस वावल साउंड के साथ जो कॉन्सोनेंट होता है उन्हें सिलेबल कहते हैं, ठीक है। तो यदि किसी शब्द में, यदि इंग्लिश का कोई शब्द दो सिलेबल से बड़ा हो, जिसमें दो से ज़्यादा वावल साउंड हो, आप ऐसे समझ लीजिए इंग्लिश के किसी भी शब्द में दो से ज़्यादा वावल साउंड हो, तो किसी एक जगह हमें एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स का यूज करना पड़ता है, उसे जोर लगाकर बोलना पड़ता है। शब्द के किसी भाग को हमको कुछ अतिरिक्त ऊर्जा के साथ, अतिरिक्त एनर्जी के साथ, एक्स्ट्रा फोर्स के साथ जो है हमें बोलना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस, फाइन। जैसे मैं कहूं आपसे इंटेलिजेंट, ये मेरा वर्ड है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। तो मैंने क्या किया कि यहां पर जो है इस जगह जोर दिया, तो इसे कहते हैं स्ट्रेस, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस सिस्टम। मैंने कहा इंटेलिजेंट,
ठीक है। अब मैं एक शब्द बोलूं और मैं कहूं इंटेलिजेंट अटैक, मैंने कहा इंटेलिजेंट अटैक, फाइन, मैंने कहा इंटेलिजेंट अटैक। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो टे साउंड है ये स्ट्रेस्ड है, और यहां पर अटैक में टे साउंड जो है क्या है, स्ट्रेस है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट अटैक, ठीक है ना। तो या तो कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन शब्द के शुरुआत में हो या फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल पर हो। तो देखो ये लगातार वाले शब्दों में ये स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस साउंड कौन सी है, टे की। यहां पर स्ट्रेस कहां पर है, इसी पर, टे साउंड पर, तो ये भी अलिट्रेशन है, ठीक है। तो अलिट्रेशन में क्या होता है, या तो स्ट्रेस साउंड जो है उसका रेपिटेशन, ठीक है ना, या फिर मैंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, या तो वर्ड के शुरुआत में या स्ट्रेस लेवल पर। कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन या तो शब्द के शुरुआत में हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने अभी आपसे कहा कि हेल एंड हार्टी, तो या तो ये हो गया, ठीक है, या फिर स्ट्रेस लेवल पर भी होता है। एग्जाम में जनरली जो है स्ट्रेस लेवल का ना पूछ के वर्ड की बिगिनिंग वाली बात पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, तब ये समझ में आया। अब देखिए एक जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान रखना है कि जो अलिट्रेशन है, ठीक है, इसको और भी नामों से पुकारते हैं। एक है HEAD, हैड राइम, और एक शब्द और है इनिशियल राइम। देखो अभी मैंने आपको बताया था राइम का मतलब है कि राइम हम उसे कहेंगे जो किसी शब्द की लास्ट साउंड का रेपिटेशन होगा, किसी भी शब्द की लास्ट साउंड का रेपिटेशन होगा तो उसे हम राइम कहते हैं। लेकिन यहां शब्द क्या यूज कर लिया, हैड या इनिशियल। हैड क्या होता है, सिर से ऊपर, यानी सबसे पहले, इसका मतलब क्या हो गया, वही पहले, इसमें पहले वाली साउंड राइम कर रही है। इनिशियल का मतलब भी शुरुआत ही होता है, तो इसका मतलब वही हो गया, शुरुआत वाली साउंड जो है क्या कर रही है, शुरुआत वाली साउंड राइम करती है, शुरुआत वाली साउंड का रेपिटेशन होता है। इसीलिए अलिट्रेशन को इन दो नामों से भी जाना जाता है, वो है हेड राइम एंड इनिशियल राइम। इज इट क्लियर। जैसे देखो मैं आपको कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो जैसे मैं आपसे कहूं 5 miles meandering with a mazy motion, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 miles meandering with a mazy motion, ये एक बहुत ही फेमस राइटर है एस टी कॉलरिज, और एस टी कॉलरिज की एक पोइम है जिसका नाम है कुबला खान। एस टी कॉलरिज की एक पोइम है जिसका नाम है कुबला खान। उस कुबला खान पोइम की लाइन है 5 miles meandering with a mazy motion। यहां पर वो एक रिवर का डिस्क्रिप्शन कर रहा होता है, नदी का डिस्क्रिप्शन कर रहा होता है, और जब राइटर जो है नदी का डिस्क्रिप्शन कर रहा होता है, पोइट जब नदी का डिस्क्रिप्शन कर रहा होता है, तब वो कहता है 5 miles meandering with a mazy motion। तो देखो मैं साउंड, फिर मैं साउंड, तो क्या हो गया, ये मैं साउंड का रेपिटेशन हो गया। मैं साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन और शब्द की शुरुआत में, सारे शब्दों की शुरुआत में, तो क्या हो गया, ये अलिट्रेशन हो गया, ठीक है ना। वो कहता है 5 miles 5 मील तक, मियंडरिंग का मतलब है घुमावदार, घूम घूम के, विद मेजी मोशन, टेढ़ी मेढ़ी चाल में। कोई नदी है 5 मील तक घूम घूम कर टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रही है, वो ये नदी का डिस्क्रिप्शन करते हो। हमें नदी के डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो लाइन पढ़ रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए, कम से कम लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक नदी का डिस्क्रिप्शन करते हुए कह रहा है कि 5 मील तक टेढ़ी मेढ़ी, 5 मील तक घुमावदार तरीके से टेढ़ी मेढ़ी चाल में जो है नदी चल रही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसमें मैं साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है। फिर देखो मैं आपसे कहूं फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। देखो मैंने कहा फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ठीक है ना। तो मैंने कहा फे साउंड, फिर फे साउंड, फिर फे साउंड, फिर फे साउंड, ठीक है। तो फे साउंड का रेपिटेशन हुआ, तो ये क्या हो गया, अलिट्रेशन। ये शेक्सपियर का प्ले है बहुत ही फेमस जिसका नाम है टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का प्ले है जिसका नाम है टेम्पेस्ट, उसका एग्जाम्पल है। ये सारे बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काइज ये लॉर्ड बायरन की पोइम है,
और पोइम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी। देखो यहां पर आपने देखा क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, तो देखो यहां पर क्या है, के साउंड का रेपिटेशन, शब्द की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां पे देखो से साउंड का रेपिटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, ये अलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया, फाइन। तो ये भी बहुत ही फेमस एग्जांपल है। जैसे देखो मैं आपसे कहूं, शेक्सपियर का एक सोनेट है जिसका नाम है व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स, ये पोएम का ही टाइटल है पूरा, और फर्स्ट लाइन भी है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो से हिंदी में भी कई बार हम कहते हैं, इस तरीके के यूज करते हैं कि मैंने सुबह सुबह सांप को सरक सरक कर सड़क पर चलते हुए देखा। तो से साउंड का रेपिटेशन, तो क्या हो गया ये अलिट्रेशन। तो यहां पर भी देखो ये शेक्सपियर का प्ले है, आई एम सॉरी शेक्सपियर का सोनेट है, उसकी लाइन है, और सोनेट का नाम भी यही है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इसकी फर्स्ट लाइन भी है। तो आपको ये समझ में आ गया अलिट्रेशन जो है क्या है, स्पीच साउंड का रेपिटेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन है, जनरली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। फिर हमने देखा कि भाई ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे हमने अलिट्रेशन के। अब देखो अलिट्रेशन जो है उसका कई जगह यूज होता है, ठीक है ना। अलिट्रेशन जो है टूल्स की तरह है, ठीक है ना। अलिट्रेशन इज वेरी कॉमन इन मैनी थिंग्स, और वहां पर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, ठीक है। देखो मैंने कहा आपसे alliteration is a common tool in many things। कई सारी चीजों में alliteration एक कॉमन चीज है जिसमें कि alliteration का यूज होता है। अब देखो यहां किन किन चीजों में होता है, अब ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, नॉनसेंस वर्स। नॉनसेंस वर्स, देखो कई ऐसी कविताएं होती हैं जो नॉनसेंस होती है, अधिकतर छोटे बच्चों की जो कविताएं होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें कुछ का मतलब कुछ नहीं होता है ना, और वो जो कविताएं होती हैं वो नॉनसेंस वर्स कहलाती हैं। जैसे देखो आपको एक नॉनसेंस वर्स का एग्जांपल दूं, आप जो नर्सरी राइम में चलती है और जो छोटी छोटी बच्चों की जो पोएम है उनमें, वो देखो मैं आपको बताता हूं उसका, वो है Peter Piper picked a peck of pickled peppers। देखो सबसे पहले ये एक नर्सरी में राइम चलती है, छोटी कविता छोटे बच्चों की, जो जिसका कोई ज़्यादा सेंस होता नहीं, कुछ सेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं नॉनसेंस वर्ड्स। उसमें कहा है पीटर पाइपर, ये एक पीटर पाइपर एक नाम व्यक्ति का नाम है, पीटर है जो पाइप बजाता है, तो उसका इसलिए उसको बांसुरी बजाता है तो पाइपर नाम दिया। उसने उठाया पैक ऑफ पिकल्ड का मतलब अचार वाला, मसाले वाला, या बहुत ही मतलब हॉट जो है, पेपर्स का मतलब है काली मिर्च, ठीक है ना, या मिर्ची। तो उसने, मैंने कहा पोएम का मतलब है कि भाई पीटर पाइपर जो है उसने क्या हुआ कि कुछ जो है बहुत ही तेज मिर्चियों को उठाया, ये समझ लीजिए, या फिर अचार वाली मिर्चियों को उठाया। तो अब आपने देखा यहां पर सभी जगह पे का रेपिटेशन है, ठीक है। तो नॉनसेंस पोएम्स जो होती है, नॉनसेंस वर्ड्स में ऐसा ही होता है, इसी तरीके से जो है अलिट्रेशन का यूज होता है, जिसका मीनिंग कुछ ज्यादा होता नहीं है, मीनिंग कुछ ज्यादा नहीं होता, इसलिए उन्हें नॉनसेंस पोएम बोलते हैं, लेकिन ये साउंड का रेपिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, सीधे पूछ सकते हैं। जैसे देखो नॉनसेंस पोएम की यदि हम बात करें इंग्लिश में, तो एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसका नाम है लुइस कैरोल, और लुइस कैरोल की एक बहुत ही फेमस पोएम है, आई एम सॉरी, जैबरवॉकी। उसकी एक बहुत ही फेमस पोएम का नाम है जैबरवॉकी, और वो जैबरवॉकी पोएम की लाइन है देखो, और जो कि नॉनसेंस पोएम है, ठीक है ना। किसका एग्जांपल है, नॉनसेंस पोएम का। वो उसमें कहता है स्लिथी टॉव डिड गायर एंड गिम्बल इन द वेब। देखो ये लाइन है,
उसमें वो कहता है देखो जॉबरवॉकी एक्चुअली एक क्रीचर है, ठीक है ना। अब उसके बारे में इसकी स्टोरी ये है कि एक आदमी है, उसको मारने के लिए जाता है। तो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्ड्स जो है कैसी है, नॉनसेंस है। लेकिन आप देखो इस तरीके की नॉनसेंस वर्ड्स में अलिट्रेशन का यूज होता है। वो कहता है स्लिथी टॉव। अब ये स्लिथी टॉव एक क्रीचर का, जैसे स्पाइडरमैन होता है ना, जैसे स्पाइडर होता है, ऐसे बड़ा सा क्रीचर है, उसकी बात कर रहा है कि स्लिथी टॉव क्या करता है, डिड गायर। गायर मतलब होता है राउंड एंड राउंड, घुमा घुमा के, ठीक है ना। एंड गिम्बल मतलब घूम घूम के, और क्या करता है, गिम्बल का मतलब होल करना, छेद करता है, ठीक है ना। इन द वेव, वेव का मतलब किसी जगह का नाम, प्लेस है, ठीक है। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसने इस स्थान पर घूम घूम के एक छेद किया, ठीक है ना। पोएम का सेंस, मीनिंग तो कुछ है ही नहीं, सेंस कुछ होता नहीं है, सेंस, इसीलिए सेंसलेस पोएम या नॉनसेंस पोएम कहते हैं। हमारा जो पर्पस है वो ये बताना चाह रहे हैं कि नॉनसेंस पोएम में अलिट्रेशन का यूज हो रहा है। तो देखो गायर गिम्बल, ये बार बार में यूज होता है, ये वाली लाइन गायर गिम्बल। तो ये क्या हुआ, किसका एग्जांपल हो गया, अलिट्रेशन का। तो अलिट्रेशन का बहुत ही कॉमन तरीके से यूज होता है। पहली बात हमने पढ़ी किसमें, नॉनसेंस वर्ड्स में, ठीक है। दूसरा अलिट्रेशन का जो प्रयोग होता है वो होता है टंग ट्विस्टर्स में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है टंग ट्विस्टर में। देखो टंग ट्विस्टर्स आप जानते ही हो क्या होता है। टंग ट्विस्टर्स कुछ इस तरीके से वर्ड होते हैं जो कि मिलते जुलते से होते हैं और जिनको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते हैं कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पके पेड़ का पका पपीता। तो पके पेड़ का पका पपीता, पेपे साउंड का रेपिटेशन, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पेपे साउंड का रेपिटेशन। आप कहते हो चाचा ने चाची को, चांदनी चौक में, चांदी के चम्मच से, चटनी चटाई, तो चे 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 साउंड का रेपिटेशन। लेकिन आपको से कोई कहे कि जल्दी जल्दी बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो आपकी टंग जो है ट्विस्ट कर जाएगी, तो उन्हें टंग ट्विस्टर कहते हैं, ठीक है ना। जिनको बोलने में आप गलत शब्द गलत बोल दोगे तो इसे टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। तो टंग ट्विस्टर्स में ये अलिट्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश की बहुत ही फेमस है, जैसे देखो बैटी बॉटर, बॉट सम बटर, ये बहुत ही फेमस टंग ट्विस्टर है। बैटी बॉटर बॉट सम बटर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बेबे साउंड का रेपिटेशन, आप इसको बार बार बोलोगे तो आप क्या गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, आपकी टंग ट्विस्ट कर जाएगी। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर। तो मैंने कहा बैटी बॉटर, बैटी बॉटर बैटी बॉटर नाम है, बॉट सम बटर, बैटी बॉटर ने कुछ बटर खरीदी, तो आप उसको बार बार बोलोगे तो टंग ट्विस्ट हो जाएगी। तो टंग ट्विस्टर्स में भी किसका यूज होता है, अलिट्रेशन का। पहला हमने देखा नॉनसेंस वर्ड्स में अलिट्रेशन का यूज होता है, फिर सेकंड वन इज टंग ट्विस्टर्स में अलिट्रेशन का यूज होता है। फाइन, नेक्स्ट थर्ड वन देखो, ये जो जिंगल्स हैं उनमें भी अलिट्रेशन का यूज होता है। जिंगल्स क्या होता है, जिंगल्स ऐसे गाने होते हैं दैट आर, मैं लिख देता हूं, ए सॉन्ग दैट इज यूज्ड फॉर एडवर्टिजमेंट और टेलीविजन। जो टेलीविजन या एडवर्टिजमेंट में जो सॉन्ग यूज होते हैं ना, एडवर्टिजमेंट में जो सॉन्ग होते हैं उनको जिंगल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ए सॉन्ग दैट इज यूज फॉर एडवर्टिजमेंट और टेलीविजन। एक आपने बहुत ही फेमस जो है एक जिंगल देखा होगा, देखो गूगली वूगली, ये देखो गूगली वूगली वॉश, आप देखना ये है ना, ये गूगली वूगली वॉश। तो देखो वूगली वॉश ये जो है आपका पॉन्ड्स क्रीम होती है, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम। आप चाहो तो आराम से आप YouTube पे सर्च करें तो आपको गूगली वूगली वॉश जैसे ही लगाओगे आपको वो कुछ सेकंड का है ये। तो ये क्या है, जैसे जैसे मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे आप कहते हो दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, फिर बार बार में कहता है मोर मोर। तो देखो मैं साउंड का रेपिटेशन, मैं साउंड का रेपिटेशन। तो ये जिंगल्स होते हैं, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट में गाने आते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में जैसे आपने कहा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, ये सब क्या है, ये जिंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहा असली मसाला सच सच, तो सच सच MDH, तो इनको बोलते हैं जिंगल्स। ऐसे गाने, ऐसे सॉन्ग जो एडवर्टाइजमेंट में काम आते हैं, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं जिंगल्स। जैसे देखो एक आपने ये तो आपने सुनी रखा होगा, हेलो हनी बनी, ये एयरटेल का ऐड जो आता है, एयरटेल का जो ऐड है उसका सॉन्ग है। अब गाना
जो एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी टेलीविज़न के लिए यूज़ होता है उन्हें बोलते हैं जिंगल्स। ये सारे दिल मांगे मोर, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है ये आपके कहते हो असली मसाला सच सच, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ये सारे जिंगल्स कहलाते हैं। तो जिंगल्स में किसका यूज़ होता है? अलिट्रेशन का। तो एक हमने देखा नॉनसेंस वर्ड्स में अलिट्रेशन का यूज़ होता है। दूसरा हमने देखा कि भाई आपके जो टंग ट्विस्टर्स में अलिट्रेशन का यूज़ होता है। तीसरा हमने देखा कि किसमें, जिंगल्स में भी अलिट्रेशन का यूज़ होता है। ठीक है, एक जो है एक जो पैटर जो है उसमें भी अलिट्रेशन का पैटर, ठीक है ना, ये लाइट टैपिंग होती है, आप कह सकते हो रिपीटेड लाइट टैपिंग। रिपीटेड लाइट टैपिंग का मतलब आप समझ लो थपथपाहट होना, जैसे आपके तो टिंग टोंग, ये सब क्या कहलाती है? पैटिंग। तो पैटर में भी इसका क्या यूज होता है? अलिट्रेशन का यूज होता है। और लास्ट एंड फिफ्थ वन देखो, दैट इज ब्रांड ऑफ कंपनीज। कंपनीज के जो ब्रांड नेम है उनमें भी अलिट्रेशन का यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोका कोला, आपने देखा होगा रोल्स रॉयस, आप देखते हो रेंज रोवर, आप देखते हो किट कैट। तो आपने देखा यहां पे, आपने कहा कोका कोला कह के, रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, आप कहते हो राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल टीम का नाम। ठीक है, तो आपने देखा कि कंपनी के नाम जो है उसमें भी अलिट्रेशन का यूज होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई अलिट्रेशन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें कि क्या होता है, रेपिटेशन स्पीच साउंड का होता है, कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, या तो शब्द के शुरुआत में या स्ट्रेस लेवल पर होता है। अलिट्रेशन जो है बहुत सारी चीज़ों में कॉमन टूल्स की तरह यूज़ होता है। पहला हमने कहा कि भाई एक तो नॉनसेंस वर्ड्स में यूज़ होता है, दूसरा हमने कहा कि भाई टंग ट्विस्टर्स में यूज़ होता है, तीसरा हमने देखा कि जिंगल्स में यूज़ होता है, फोर्थ हमने देखा पैटर में यूज़ होता है, और फिफ्थ हमने देखा कि जो कंपनीज के जो ब्रांड्स हैं उनके नाम में भी अलिट्रेशन का यूज़ होता है। फाइन, अब देखो इसके बाद एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अलिट्रेशन जो है, अलिट्रेशन किसी भी वर्ड्स के लिए, किसी भी पोएम के लिए नेसेसरी चीज़ नहीं है। अलिट्रेशन किसी भी पोएम के लिए, किसी भी, पहली बात तो ध्यान रखना, अलिट्रेशन कैन बी यूज इन प्रोज एंड वर्ड्स, ये भी ध्यान रखना। अलिट्रेशन जो है प्रोज में भी यूज हो सकता है और वर्ड्स में भी यूज हो सकता है ना। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अलिट्रेशन जो है इज नेसेसरी, एलिमेंट्री, प्रिंसिपल एलिमेंट नहीं है। अलिट्रेशन किसी भी पोइम के लिए, किसी भी वर्क के लिए नेसेसरी एलिमेंट नहीं है। लेकिन जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ओल्ड इंग्लिश जो है, ओल्ड इंग्लिश, देखो ओल्ड इंग्लिश पीरियड यदि हम कहें तो वो चलता है 450 से लेकर 1066 एडी तक, तब उस समय की बात है। तो उस समय ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो ओल्ड इंग्लिश यूज होती थी उसमें अलिट्रेशन जो था वो कंपलसरी एलिमेंट था, वो उस वक्त इसेंशियल नेसेसरी एलिमेंट था। उस वक्त क्या था? अलिट्रेशन जो था वो आप कह सकते हो कंपलसरी एलिमेंट था। आपकी पोइम में अलिट्रेशन होगा ही होगा, और यू कैन से अलिट्रेशन वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द राइम, राइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो यहां पे आप कह सकते हो अलिट्रेशन was more important than rhyme in English, in Old English. ओल्ड इंग्लिश में अलिट्रेशन जो है वो राइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के टाइम पे राइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले अलिट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अलिट्रेशन ज़्यादा कंपलसरी था। ठीक है, और उस तरीके की पोएम जिनमें अलिट्रेशन का यूज होता था, आई रिपीट, ओल्ड इंग्लिश टाइम पर जबकि अलिट्रेशन का यूज जो है कंपलसरी था, तो अलिट्रेशन वाज मोर इंपॉर्टेंट देन राइम। और उस तरीके की पोएम जिसमें अलिट्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता था उन्हें बोलते थे अलिट्रेटिव वर्ड्स या अलिट्रेटिव मेजर। ये आपको ध्यान रखना है। ALLITERATIV, अलिट्रेटिव वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हो अलिट्रेटिव मीटर। ठीक है, जिसमें अलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता था, पोएम में अलिट्रेशन ही अलिट्रेशन हुआ करता था। ठीक है ना, और फिर बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के अंत तक, जैसे ही 14th सेंचुरी आई तब तक अलिट्रेटिव वर्ड्स
हैड सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड, एलिटरेटिव वर्ड्स जो है उनका डिक्लाइन हो गया। तो कब तक? बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी alliterative words, or you can say meter decline, had decline। तो हमने देखा कि 14th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते ही एलिटरेटिव वर्ड्स का डिक्लाइन हो गया। पहले जो पोइम्स हुआ करती थी उनमें बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको एलिटरेटिव वर्ड्स पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको अभी इस वक्त इस लेवल पे आवश्यकता नहीं है। तो एलिटरेटिव वर्ड्स आप इतना से ही समझिए कि ओल्ड इंग्लिश टाइम पर, ओल्ड इंग्लिश में जो पोइम्स लिखी जाती थी, जो भी वर्क लिखे जाते थे, उनमें अलिट्रेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अलिट्रेशन जो है वो राइम से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी। उस तरीके की पोइम्स को, उस तरीके के मीटर्स को अलिट्रेटिव वर्ड्स या अलिट्रेटिव मेजर बोलते हैं, ठीक है। और अलिट्रेटिव मेजर या अलिट्रेटिव वर्ड्स जो कहते हैं उनमें कॉन्सोनेंट नहीं, वावल साउंड का रेपिटेशन भी क्या कहलाता था? अलिट्रेटिव वर्ड्स कहलाता था वहाँ पर उस वक्त, ठीक है। लेकिन अभी आज के कंसर्न में क्या है? आज के कंसर्न में कॉन्सोनेंट साउंड्स का ही रेपिटेशन है। और आज के टाइम पे अलिट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के टाइम पे जो अलिट्रेशन है, अलिट्रेशन जो है आज के टाइम पे इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन। आज के टाइम पर अलिट्रेशन का यूज केवल डेकोरेशन के लिए किया जाता है, स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है, वर्ड्स को लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है, अपनी बात पर, अपने शब्दों पर रीइंफोर्समेंट देने के लिए किया जाता है, अधिक बलशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है नेसेसरी नहीं होती, ये केवल क्या होता है? आपकी स्टाइल को अच्छा करती हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो पोएम है, आपका जो भी वर्क है उसको ज़्यादा डेकोरेटिव करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अलिट्रेटिव वर्ड्स जो कि ओल्ड इंग्लिश टाइम पर जो है पोइम्स थी या वर्क्स थे, उनमें अलिट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उनको अलिट्रेटिव वर्ड्स कहते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा अलिट्रेशन का यूज़ होता था। 14th सेंचुरी के लास्ट तक जाते जाते अलिट्रेशन का यूज़ जो है, यानी अलिट्रेटिव वर्ड्स का यूज़ जो है क्या हो गया? डिक्लाइन पर आ गया। लेकिन 19th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस राइटर आया है। 19th सेंचुरी में एक राइटर है जिसका नाम है G.M. हॉपकिंस। आपको ध्यान रखना है, इसने इस एलिट्रेटिव वर्ड्स को रिवाइव्ड किया। इसने क्या किया? इन एलिट्रेटिव वर्ड्स को रिवाइज किया। इसका मतलब उसकी नज़र में राइम इंपॉर्टेंट नहीं है, अलिट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसकी पोइम में आपको जगह जगह बार बार में पोइम के अंदर अलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। जैसे उसकी एक पोइम की लाइन बताता हूँ मैं, देखो। आई कॉट दिस मॉर्निंग, आई कॉट दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग्स मिनियन किंगडम ऑफ डेलाइट, डॉफिन, डैपल्ड, फिर डैश है वहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डैपल्ड, डॉन, ड्रॉन, फैल्कन इन हिज राइडिंग। देखो ये हॉपकिंस की बहुत ही फेमस पोइम है जिसका नाम है विंड होवर। विंड ओवर एक, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए अभी विंड ओवर जैसे कोई ईगल हो, ईगल हो ना, कोई पक्षी जो हवा में घूमता रहता है ना, तो वो अपने शिकार पे निगाह रखता है और हवा में घूमता रहता है और सुबह सुबह एकदम से वो आता है ना। तो यहाँ पर वो देखो, पहले तो आप देखिए किस तरीके से, आप इस पोइम में आप देखिए कि किस तरीके से अलिट्रेशन का यूज हो रहा है। देखो मॉर्निंग, मॉर्निंग मिनियन, फिर देखो डे, डॉफिन, डेपल, डॉन, ड्रॉन। तो देखो यहाँ इधर क्या किया था? मैं साउंड का रेपिटेशन, यहाँ डेड साउंड का रेपिटेशन। तो हॉपकिंस ने इसको रिवाइव किया था, ठीक है, किसको? अलिट्रेटिव वर्ड्स को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैंने सुबह सुबह, आई कॉट दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह सुबह देखा। सुबह के मिनियन, मिनियन का होता है डार्लिंग, सुबह की सबसे प्रिय चीज़ को। कौन है वो? कौन है वो? फैल्कन है। फैल्कन मतलब वो पक्षी है। किंगडम ऑफ डे लाइट, डॉफिन, डॉफिन का होता है प्रिंस। वो कह रहा है ये दिन के प्रकाश का जो साम्राज्य है ना, दिन का समय, जो सुबह सुबह का समय है उसका, वो कौन है? डॉफिन है। डॉफिन का मतलब राजकुमार है। कौन? वो पक्षी जो है, वो जिसको ईगल मान लो आप, ठीक है। डेपल, डॉन, ड्रॉन, और वो कैसा है? डेपल, डेपल का मतलब स्पॉटेड। वो सुबह सुबह कैसा है? उसका कलर स्पॉटेड, उस मतलब उसमें स्पॉट्स हो रहे हैं।
ठीक है ना। उसका वो कौन है, फैल्कन है, इन हिज राइडिंग, वो अपनी राइडिंग कर रहा है। राइडिंग का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हवा पे सवार होकर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि हॉपकिंस ने इसको रिवाइव किया। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। इसमें देखो आपको जगह जगह क्या यूज़ हो रहा है, अलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई अलिट्रेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि भाई अलिट्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हमारे नोट्स में से अलिट्रेशन को पढ़ते हैं। देखिए देखिए अब सारी की सारी चीज़ों को हम अपने नोट्स में से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अलिट्रेशन, देखिए वर्ड टेकन फ्रॉम इटालियन विच मीन्स रिपीटिंग एंड प्लेइंग अपॉन द सेम लेटर। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है, ठीक है ना, अलिट्रेशन कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई किस लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। तो वर्ड टेकन फ्रॉम लेटिन कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, रिपीटिंग एंड प्लेइंग अपॉन द सेम लेटर। एक ही लेटर को रिपीट करना या उस पर खेलना, हम करते ही है ना, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको इसका जो लेटिन जो शब्द है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका यहाँ पर वर्ड लेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई लेटर का रेपिटेशन, आप यहाँ किसका यूज रेपिटेशन करते हो, साउंड का। मैंने आपको बताया कि लेटिन से लिया हुआ शब्द है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होता है रिपीटिंग एंड प्लेइंग अपॉन द सेम लेटर। सेम लेटर को रिपीट करना है, प्ले करना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, साउंड का रेपिटेशन होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ए फिगर ऑफ स्पीच, अब देखो क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड्स, मैंने बताया किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का। और कॉन्सोनेंट साउंड भी कहां पर, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, या तो शब्द की शुरुआत में आएंगे या फिर स्ट्रेस्ड लेवल पर आएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेस लेवल पर या शब्द की शुरुआत में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। मैंने आपको बता दिया रेपिटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, या तो शब्द की शुरुआत में या फिर किस पर, स्ट्रेस लेवल पर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, मैंने कहा दीज कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। देखो अभी मैंने कहा कि ये कॉन्सोनेंट साउंड ऐसा नहीं कि एक इधर है और एक लास्ट में, पास पास होती हैं, है ना। बीच में कुछ वर्ड हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई आर्टिकल आ जाए, हो सकता है कोई प्रेपोजिशन आ जाए, हो सकता है कोई कंजंक्शन आ जाए, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जैसे आपने कहा हेल एंड हार्टी, तो बीच में एंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सेफ एंड साउंड, ठीक है। तो ये कोशिश ये होती है कि लाइन में जब ये अलिट्रेशन में जब वर्ड आते हैं तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। कई बार तो ऐसा ही होता है कि जस्ट इमीडिएट बाद ही हो, बीच में कोई शब्द आ सकता है फिर बाद में हो, ठीक है ना, मतलब क्लोज हो, ऐसा नहीं दूर दूर हो। अलिट्रेशन इज ऑल्सो नोन, मैंने आपको बताया अलिट्रेशन को क्या बोलते हैं, ये दोनों शब्द याद रखने इंपॉर्टेंट है, हेड राइम या इनिशियल राइम। अलिट्रेशन को हेड राइम या इनिशियल राइम बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये सब कुछ आपको प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल है। आप केवल लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड करें, उस पर जैसे आप रीड वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको नोट्स पीडीएफ उसकी मिल जाएगी और उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आप केवल समझने पर ध्यान रखिए, जो सब कुछ यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है वो आपको नोट्स में अवेलेबल है। वो नोट्स को ही मैं यहाँ लेकर आया हूँ, है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सेफ एंड साउंड, ऐसे साउंड का रेपिटेशन है। मैंने कहा हेल एंड हार्टी, है साउंड का रेपिटेशन है। मैंने कहा इन द मैरी मंथ ऑफ मार्च, तो देखो मैं और मैं। मैंने कहा लैंडस्केप लवर, ले साउंड का रेपिटेशन है। मैंने कहा लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, ले साउंड का रेपिटेशन है, ठीक है। आपने कहा देयर आर फॉलोइंग अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटीफुल अलिट्रेशन। अलिट्रेशन के कुछ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स और हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काईज, तो देखो के स्टारी स्काईज, ये लॉर्ड बायरन की पोएम है। वहां पर एक लड़की की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। उस लड़की ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, तो वो कह रहा है कि लड़की इस तरीके से ब्यूटीफुल लग रही है जैसे क्लाउडलेस क्लाइम, जैसे कि बादल रहित वातावरण हो और स्टारी स्काईज, और आसमान में स्टार एक मतलब ऐसी रात हो जिसमें बिल्कुल घनघोर काला हो रात, ठीक है ना, और उसमें कोई भी बादल नहीं हो और आसमान में क्या हो, स्टार हो। तो इस तरीके की उसकी ब्यूटी की प्रशंसा की है। फिर देखो मैंने ये एग्जांपल भी आपको बताया 5 माइल्स मियंडरिंग, देखो माइल्स मियंडरिंग मेजी मोशन, ठीक है। मैं साउंड का रेपिटेशन मैंने आपको बताया कॉलरिज की कुबला खान में से ये। फिर देखो शी
सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो देखो यहाँ पर क्या है, से पास पास है, थोड़ा देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इमीडिएट बाद नहीं हो, ठीक है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए। फिर देखो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ये भी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका एग्जांपल है। ये जो एस.टी. कॉलेज की ही पोएम है जिसका नाम है राइम ऑफ एंशिएंट माइनर। द फेयर ब्रीज ब्लू, ठीक है ना, द वाइट फॉर्म फ्लू। तो देखो फेयर ब्रीज ब्लू, वाइट फॉर्म फ्लू, देखो फे साउंड का रेपिटेशन, यहाँ पर बे साउंड का रेपिटेशन। फिर देखो फरो फॉलोड फ्री, फे साउंड का रेपिटेशन। तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन, क्या हो गया, अलिट्रेशन। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस बता देता हूँ जिससे आपको याद करने में समस्या नहीं रहे। ये एस.टी. कॉलेज की राइम ऑफ एंशिएंट माइनर में कुछ मैरिनर्स हैं, वो जहाज से समुद्र में जा रहे हैं। अब समुद्र में जा रहे हैं तो वहाँ का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है समुद्र का। वो कह रहा है कि फेयर ब्रीज ब्लू, एक बहुत अच्छी हवा चली। द वाइट फॉर्म फ्लू, जब समुद्र में जब जहाज जा रहा हो, नाव जा रही हो, हवा चलती है तो समुद्र के जो झाग हैं वो उड़ते हैं, ऐसा लगता है उड़ रहे हैं, उछलते हैं। तो वही कह रहा है वाइट फॉर्म फ्लू, सफ़ेद जो है क्या फॉर्म का मतलब है झाग, फ्लू उड़े। एंड फरो फॉलोड फ्री, देखो फरो का मतलब होता है लकीर। फरो का मतलब क्या होता है, लकीर। जैसे जब नाव चलती है, जहाज चलता है ना, तो वो एक उसका नीचे जैसे चलता है तो वो पानी के नीचे चलता है तो एक लकीर सी बनती चली जाती है। नाव जैसे चल रही है, जहाज चल रहा है, तो जिस जगह से निकल रहा है वो एक लकीर सी बनती चली जाएगी। तो वो कह रहा है फरो फॉलोड फ्री, यानी जहाज चल रहा है और उसके पीछे ये जो लकीर है फॉलोड फ्रीली उसके पीछे पीछे चल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब कह रहा है एक जहाज चल रहा है समुद्र में और वहाँ पर क्या है, उस समुद्र में हवा अच्छी चल रही है और हवा की वजह से वो क्या है, वहाँ पर झाग जो है ऊपर उठ रहे हैं और जहाज चलता जा रहा है और जहाज के पीछे पीछे वो लकीर सी बनती जा रही है। ये बताना चाह रहा है, डिस्क्रिप्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने देखा फे साउंड का रेपिटेशन और बे साउंड का रेपिटेशन, हमने देखा कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है और शब्द की शुरुआत में है तो हमने कह दिया इसमें क्या यूज हो रहा है, अलिट्रेशन। फिर देखो आगे हम देखें, ये देखो मैंने कहा आपसे हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड हाई। देखो अब आप देखो है साउंड का रेपिटेशन है, हिज हाइनेस, ठीक है ना। तो हे महाराज, महाराज ने क्या कर रखा है, अपना सिर जो है घमंड से ऊपर उठा रखा है। हमारे को इसका मेन बात क्या है साउंड का रेपिटेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमने कहा देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फगॉन। देखो गे, ठीक है ना, क्या वो गे साउंड का रेपिटेशन है। वो यहाँ पर शेक्सपियर का सोनेट है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, उसमें वो कहता है वो अपनी पास्ट की चीजें याद कर रहा होता है। जब वो कहता है देन कैन आई ग्रीव, तब मैं दुख मनाता हूँ, ठीक है ना। कि ग्रीवेंस का मतलब बहुत सारी कंप्लेंट थी, शिकायत थी मेरे पास। फगॉन मतलब पास्ट में मेरे लिए बहुत सारी शिकायतें थी, पास्ट से मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं कि भूतकाल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत चीज़ हासिल नहीं हो पाई, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त मर गए, मुझे लव में भी क्या है डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो वो ये कह रहा है कि भूतकाल की कई शिकायत जो हैं उनका मैं अब दुख मनाता हूँ, कई सारी शिकायतें मेरी, कई सारी कमियाँ थी, ठीक है। बात ये है कि यहाँ पे गे साउंड का रेपिटेशन है। फिर देखो अलिट्रेशन इज कॉमन टूल इन द फॉलोइंग थिंग्स। मैंने कहा था कि इन कुछ चीज़ों में अलिट्रेशन जो है बहुत कॉमन यूज होता है। देखो फर्स्ट मैंने कहा नॉनसेंस वर्ड्स। तो नॉनसेंस वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही फेमस मैंने आपको एग्जांपल भी बताया जैबरवॉकी, ठीक है ना, जो कि लुइस कैरोल की है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पीटर पैटर वाला भी एग्जांपल बताया, तो आपको ध्यान रखना है नॉनसेंस वर्ड्स में। एक होता है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर भी मैंने आपको बताया था कि टंग ट्विस्टर क्या होता है। टंग ट्विस्टर इस तरीके के शब्द होते हैं जिनकी जो साउंड में क्या होता है, जिनकी साउंड मिलती जुलती होती है, जिनको बोलने पर कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, वो सारी टंग ट्विस्टर्स होते हैं। जैसे देखो टंग ट्विस्टर के दो एग्जाम्पल दे रखे मैंने। बिग ब्लैक बग बिट आ बिग ब्लैक बेयर। बेयर का होता है भालू, कई लोग इसका बियर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेयर। बेयर मीन्स भालू। जो BEER बियर वो है, वो लिकर होती है BEER, उसको बियर बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेयर। और एक BEAR बेयर, वो भी सहन करना, वो एक अलग है ना। तो देखो आपने कहा बिग ब्लैक बग बिट आ बिग ब्लैक बेयर, तो बे साउंड का रेपिटेशन। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, बैटी बॉटर बॉट सम बटर, ठीक है। इसके अलावा किस में यूज होता है इनका, जिंगल्स में यूज होता है। जिंगल्स मैंने आपको बहुत ही फेमस एग्जांपल बताया पॉन्ड क्रीम वाला, ठीक है ना। मैंने आपको उसका है गूगली वॉगली वॉश, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे हैं, दिल मांगे मोर का, ठीक है ना, जो भी आप एग्जाम्पल, मैंने आपको ये समझ में आना चाहिए जिंगल्स का मतलब क्या होता है। वो सॉन्ग जो एडवर्टीजमेंट में यूज होते हैं, ठीक है ना, वो सॉन्ग जो टेलीविजन में यूज होते हैं उनको जिंगल्स बोलते हैं। इसके अलावा पैटर मैंने कहा वो थपथपाट, उसमें भी किसका यूज होता है, इसी का यूज होता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है ब्रांड नेम्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के जो ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है ना, कंपनी के जो ब्रांड नेम्स हैं उसमें भी किसका यूज होता है, अलिट्रेशन का यूज होता है। जैसे देखो बेस्ट बाई, आपने कहा किट कैट, आपने कहा कैनन कैमरा, तो देखो के आपने कहा कोका कोला, आपने कहा
राजस्थान रॉयल्स RR, आपने कहा डंकिन डोनट्स, ठीक है ना, ये सब किसके कंपनीज के ब्रांड नेम है। आपने कहा ब्लैकबेरी, आपने कहा रेंज रोवर, आपने कहा रोल्स रॉयस, ठीक है ना। तो ये सब में किसका यूज हो रहा है, अलिट्रेशन का, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने आपको अलिट्रेटिव वर्ड्स की बात बताई थी, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए मैंने कहा आपसे कि इन ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है, अलिट्रेटिव मीटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, अलिट्रेशन इन ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है ना, ओल्ड इंग्लिश में अलिट्रेटिव मीटर या वर्ड्स जो है उसके अंदर अलिट्रेशन वाज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस, ठीक है ना। अलिट्रेशन जो था वो प्रमुख ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस था। ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस मतलब निर्माणात्मक चीज, किसके लिए, वर्ड्स के लिए। इसका अंदर ओल्ड इंग्लिश में जो अलिट्रेटिव वर्सेस हुआ करती थी, ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है ना, अलिट्रेटिव वर्ड्स में, इन ओल्ड इंग्लिश, इसमें लिख देना इन द अलिट्रेटिव मीटर या वर्ड्स, अलिट्रेशन वाज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस ऑफ द वर्ड्स। अलिट्रेशन जो है वो सबसे मेन चीज हुआ करती थी। नाउ इट वाज अ नेसेसरी और प्रिंसिपल एलिमेंट इन पोइट्री, वही ये आवश्यक और प्रमुख, चीफ क्या हुआ करता था, एलिमेंट हुआ करता था किसमें, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। अब इस तरीके की पोइट्री जिसमें कि अलिट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वहाँ पर क्या है, उस तरीके की पोइट्री में क्या हुआ करता था, देखो सच पोइट्री, इस तरीके की पोइट्री जो है उसमें क्या होता था, इन विच अलिट्रेशन रादर देन राइम, ऐसी पोइट्री जिसमें कि अलिट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, राइम की तुलना में। राइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलिट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सच पोइट्री इस तरीके की पोइट्री में, यानी कि जो अलिट्रेटिव वर्ड्स हुआ करती थी उनमें, सच पोइट्री इस तरीके की ओल्ड इंग्लिश में टाइम पे जो पोइट्री हुआ करती थी उनमें अलिट्रेशन किसकी बजाय, रादर देन राइम की बजाय इज द चीफ प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन का सबसे प्रिंसिपल साधन था, मुख्य साधन था। देखो राइम से भी रेपिटेशन होता है, अलिट्रेशन से भी रेपिटेशन होता है, लेकिन उस वक्त रेपिटेशन का सबसे प्रमुख साधन क्या था, सबसे प्रमुख साधन आपका अलिट्रेशन था। और इस तरीके की जो वर्ड्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता था, अलिट्रेटिव वर्ड्स, ठीक है। इन अलिट्रेटिव वर्ड्स में वॉवल साउंड कैन, देखो ये भी ध्यान रखना आपको, हम अलिट्रेशन के लिए कहते हैं कि अलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है। लेकिन जो अलिट्रेटिव वर्ड्स जो हुआ करती थी उस टाइम की, अलिट्रेटिव मीटर जो हुआ करता था, उसमें आपको ध्यान रखना है वावल साउंड कैन अलिट्रेट, कि वावल साउंड जो है उनका भी रेपिटेशन हो सकता है, ठीक है ना, उन अलिट्रेटिव वर्ड्स में विथ अनदर वावल। वावल साउंड कैन ऑल्सो अलिट्रेट, वावल साउंड का भी जो क्या हो सकता है, रेपिटेशन हो सकता है, किसमें, अलिट्रेटिव वर्ड्स में, ओल्ड इंग्लिश की में, ये ध्यान रखना है। फिर देखो इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पियर्स प्लाउमैन ऑल द फोर स्ट्रेस लेवल, देखो अभी एग्जाम्पल है, ये पोएम लगभग 1377 की है, तो मैंने कहा था 14th सेंचुरी के लास्ट तक तो ये था, ठीक है ना। ये पियर्स प्लाउमैन एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसका नाम है विलियम लैंगलैंड, उसकी पोएम है पियर्स प्लाउमैन, ठीक है ना। उसमें देखिए आप 4 स्ट्रेस लेवल हैं, 4 स्ट्रेस लेवल हैं और उस सब अलिट्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी बिगनिंग की साउंड सेम है। जैसे देखो इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, इसमें और अलिट्रेटिव वर्ड्स में और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन आपके वो काम के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको जो है अलिट्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें उनको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप देखो इन ओल्ड इंग्लिश मीटर जो है उसमें अलिट्रेशन वाज द नेसेसरी और प्रिंसिपल एलिमेंट। ओल्ड इंग्लिश में अलिट्रेशन जो है वो नेसेसरी या प्रिंसिपल एलिमेंट हमने देख लिया, बट लेटर इंग्लिश वर्सिफिकेशन, लेकिन बाद वाली जो है पोएम्स में अलिट्रेशन क्या बन गया, ऑप्शनल बन गया। ऑप्शनल मतलब जरूरी नहीं है। पहले तो आप यदि कोई भी वर्ड्स लिख रहे हैं ओल्ड इंग्लिश में तो अलिट्रेटिव वर्ड्स होनी चाहिए, अलिट्रेटिव मीटर होना चाहिए, उसमें नहीं अलिट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आजकल ये केवल ऑप्शनल हो गया, इंसिडेंटल डेकोरेटिव, ये क्या हो गया, डेकोरेशन वाला इफेक्ट डालने के लिए यूज होता है। आजकल इसका यूज किस लिए होता है, केवल डेकोरेशन का इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है ना। इन वर्स एंड प्रोज, अब ये भी ध्यान रखना है, वर्स में भी हो सकता है, प्रोज में भी हो सकता है। देखो आपको एक ऑप्शन में दे दिया जाए अलिट्रेशन इज यूज ओनली इन वर्स, अलिट्रेशन इज यूज ओनली इन प्रोज, बोथ, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्या ध्यान रखना है, अलिट्रेशन जो है आजकल क्या हो गया, केवल डेकोरेशन का साधन हो गया, कंपलसरी नहीं है, वर्स में भी और प्रोज में भी। इट इज यूज ओनली स्पेशल स्टाइलिस्टिक, ये इसका यूज क्यों होता है आजकल, इट इज यूज ओनली फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, कोई खास स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए, मतलब डेकोरेशन के लिए इसका यूज होता है
अब देखो क्या क्या चीज के लिए यूज होता है इसका, देखो एज, एक तो होता है टू रीइंफोर्समेंट द मीनिंग, किसी भी अर्थ पर बल देने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं परम पराक्रम और परम पराक्रम की पराकाष्ठा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करूं, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि इस व्यक्ति ने परम पराकाष्ठा, ठीक है ना, का पराक्रम जो है उसका उदाहरण पेश किया है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने कहा मैंने कहा परम पराकाष्ठा, है ना, इस तरीके से यदि मैंने साउंड का रेपिटेशन किया तो उससे क्या होगा, आपके शब्दों पर बल मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके, एक तो इसका यूज किस लिए होता है आजकल, टू रीइंफोर्समेंट द मीनिंग, आपके अर्थ को ज्यादा बल देने के लिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक होता है टू लिंक रिलेटेड वर्ड्स, आप क्या होता है संबंधित शब्दों को का रिलेशन बन जाता है, जैसे आपके तो झटझट झटपट, है ना, इस तरीके से ना, तो वो शब्दों का रिलेशन बन जाता है। टू प्रोवाइड अ टोन कलर, टोन कलर का मतलब होता है म्यूजिकल क्वालिटी, म्यूजिकल क्वालिटी क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज होता है। और एनहांस द क्लैरिटी ऑफ वर्ड, एनहांस का मतलब बढ़ा देना। आप अलिट्रेशन का यूज करते हो तो एक जैसे शब्दों का यूज करते हो तो क्या होता है, शब्दों की क्लैरिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो मीनिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि मीनिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, रिलेटेड वर्ड एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ठीक है, और आपको म्यूजिकल क्वालिटी मिल जाती है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो म्यूजिकल हो जाती है, और ये जो है आपके वर्ड्सों की क्लैरिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि अलिट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो मैं आपको बता भी चुका हूं लेकिन आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, अलिट्रेशन जो है साउंड्स का रेपिटेशन है, ठीक है ना, नॉट जस्ट लेटर्स का नहीं, अभी हमने बात की थी, क्योंकि ये आता है रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स नॉट लेटर्स, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। सेकंड जो चीज आपको अलिट्रेशन में ध्यान रखनी है वो ये है, alliterative words don't have to be right next to the each other words can appear between them। मैंने आपको अभी बताया alliteration में जरूरी नहीं है कि जस्ट बाद में ही वो वर्ड आए, कुछ शब्द बीच में हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि मैंने आपसे कहा लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, तो देखो बीच में ऑफ आ गया, तो जरूरी नहीं है कि जस्ट नेक्स्ट बाद ही हो, बीच में कुछ शब्द हो सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। अलिट्रेशन इज फाउंड इन पोइट्री एंड प्रोज, इंपॉर्टेंट है, अलिट्रेशन जो है पोइट्री और प्रोज दोनों में ही पाया जाता है, एज वेल एज इन द कमर्शियल राइटिंग। कमर्शियल राइटिंग में मैंने आपको बताया कि कंपनीज के ब्रांड नेम जो है उसमें अलिट्रेशन का यूज होता है, लाइक ब्रांड नेम्स, मैंने आपको बताया ब्रांड नेम्स में मार्केटिंग टैगलाइंस, कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो वो जो टैगलाइन में भी अलिट्रेशन का यूज होता है। जैसे कैंडी है, चॉकलेट, उसकी टैगलाइन है, देखो मैंने कहा मेल्ट्स इन माउथ नॉट इन हैंड्स, तो कोई एक चॉकलेट है कैंडी, उसकी टैगलाइन है मेल्ट्स इन माउथ, में कि मुंह में पिघलेगी, हाथ में नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये टैगलाइंस का यूज हो रहा है, मेल्ट्स इन माउथ नॉट इन हैंड्स, तो ये भी किसका एग्जांपल है, अलिट्रेशन का एग्जांपल है ना। तो अलिट्रेशन में क्या होता है, अलिट्रेशन कहाँ पाया जाता है, पोइट्री प्रोज में पाया जाता है, कमर्शियल राइटिंग में पाया जाता है, नर्सरी राइम्स में पाया जाता है, बच्चों की राइम्स में पाया जाता है, ठीक है ना, इनमें अलिट्रेशन का यूज होता है। और अलिट्रेशन में जो है जरूरी है एक के बाद जस्ट बाद ही वो वर्ड हो, कुछ बीच में चीजें हो सकती हैं। अलिट्रेशन जो है उसमें साउंड का रेपिटेशन होता है, वर्ड्स का रेपिटेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने जो है अलिट्रेशन के बारे में जो है पढ़ा। इसके बाद ये जो मैंने आपको सब पढ़ा है इसके नोट्स आपके लिंगुआ फ्रैंका ऐप पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि आप जो है, और आपको अभी मैंने जो है अलिट्रेशन के डाले हैं, फिर एक बार पूरी की पूरी फिगर ऑफ स्पीच के एक साथ डाल देंगे अपन, कि अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है इसलिए लिंगुआ, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल अपडेटेड हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट। इस ऐप को डाउनलोड कर लें, इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता लगे। अब आपका काम ये है कि आप इसको एक बार पढ़ें अच्छी तरह से और उसको लर्न कर लें, और उसके बाद जिससे कि आप इनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि वो आपको खुद को पता लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगला टॉपिक लेंगे, है ना। थैंक यू।